एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज का बायोलॉजी का पेपर आप बहुत अच्छे से देकर आए हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, मतलब अच्छे नंबरों को आप करके आए हो बेटा, ऐसी मेरी आशा है आपसे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप लोगों ने पेपर अच्छा नहीं दिया होगा तो बाय गॉड अगर सामने से मिल गए ना तो खूब कुटाई होगी। मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। मैं जानती हूँ और मेरी यही आशा है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है और उसी बायोलॉजी के पेपर का अब हम करने वाले हैं एनालिसिस। 2025 एमपी बोर्ड के बायोलॉजी के पेपर का हम आपके लिए आंसर सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें आपको आपके ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी सब मिलाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह 5 बजे हमने एक वीडियो डाला जिसमें गिनती के 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए और उससे एक क्वेश्चन पूछ भी लिया। तो जिस किसी बच्चे ने अगर उसको देख के गया होगा तो 2 नंबर तो उसके पक गए, है ना। 5 ही क्वेश्चन डाले थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर एक एनालिसिस डाल दें हम सुबह, बच्चों को इससे कोई बेनिफिट मिल जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैडम ने 12 बजे रात तक उसको शूट किया, एडिटिंग वगैरह होते तक 1:30 बज गया और हमने टाइमलाइन उसकी लगा दी 5 o'clock की, ताकि आपको वो टाइम पे मिल सके। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पेपर करके आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस वीडियो, जिसमें आपका पहला, ये तो आपका फ्रंट पेज होता है, टोटल क्वेश्चन वगैरह वगैरह। सेकंड क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है बेटा फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक है, जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का खालिस्तान होता है। बच्चे को ये बात पता होगी कि जब हम लालच करने लग जाते हैं तो प्राकृतिक संपदा का दोहन होता है। तो जिसने दोहन किया है फर्स्ट फटाफट कमेंट करके बता दो। एक और बात, मेरे साथ साथ आप भी पेन और पेपर लेके बैठो, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलाना है और फिर मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर आए और पूरे पेपर में वे कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके इस जर्नी में, आपके इस बायोलॉजी के एग्जाम में, चाहे वो फिजिक्स का हो या बायोलॉजी का हो, हमारा आपको कितना सपोर्ट रहा, क्या आपको सरल एकेडमी से सपोर्ट मिला, क्या आप जितनी उम्मीद कर रहे थे हम उस पर खरे उतर पाए, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन में हमारी ये जर्नी 6 से 7 महीने की ही है, अभी हमारा ज्यादा समय ऑनलाइन में नहीं हुआ है और ऑफलाइन की बात करें तो काफी समय हम ऑफलाइन को दे चुके हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगर हम इसको दूसरे वे में देखिए, ये सामने ही है आपके बेटा, इनके आंसर हमने नीचे लिख दिए हैं, तो आंसर भी हम आपको बाद में दे देंगे, पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन यानी कि इनकोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसे कहते हैं बेटा पुनर्युगज प्रोटीन। और ये मैंने कल के या परसों के जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन डाले थे, शायद कल ही हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो डाला है, उसमें मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन खूब आपको कराए हैं। तो यदि कोई प्रोटीन इनकोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी में, मतलब एक प्रोटीन को किसी दूसरे के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा पुनर्युगज प्रोटीन। डीएनए एक ऋणावेशित, कौन सा आवेशित है, तो ऋणावेशित है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम मॉडल में मैंने आपको बताया था कि डीएनए की प्रकृति ऋणावेशित होती है और जो प्रोटीन है उसकी धनावेशित, इसीलिए ये उससे लिपट पाता है। तो डीएनए एक ऋणावेशित अणु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए। परसों के लेक्चर में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसी से स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने चार्ट बना के आपको पूरे सूक्ष्म जीव, उनसे प्राप्त उत्पाद और फिर उनके उपयोग बताए थे, जिसमें मैंने क्लॉड बस्टर वाला क्वेश्चन भी कवर किया था। तो आई होप आपने वो देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से करके आए हो। चलो, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन खालिस्तान नामक कवक से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहीं से बता देती हूँ, या फिर क्वेश्चन पेपर में देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। अपरास्तनी भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ खालिस्तान के समान दिखाई देते हैं, तो बेटा ये क्या बोलते हैं, अभिसारी विकास के समान दिखाई देते हैं। अपरा स्तनी भेड़िया और तस्मानिया वुल्फ, ये दोनों एग्जाम्पल है कि अभिसारी विकास के समान ये दिखाई देते हैं, मतलब समजात अंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से खालिस्तान तात्पर्य है। अच्छा होने से तात्पर्य खालिस्तान से है, तो वो है बेटा स्वास्थ्य। मैंने स्वास्थ्य की डेफिनेशन में आपको बताया था कि शरीर के शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा
सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य स्वास्थ्य से है। तो सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर आपके सामने रहे। पहला था दोहन, मिला लो। दूसरा है बेटा पुनर्योगज प्रोटीन। तीसरा है डीएनए की प्रकृति ऋणात्मक। चौथा है बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पांचवा है अभिसारी विकास और छठवा है स्वास्थ्य। ये 6 के 6 जो बच्चे करके आए हैं उसके 6 फिल इन दी ब्लैंक्स सही होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक अगर आप लोग पहुंच गए हो और आपके दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपना पेपर मिला लें, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि हमें भी आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। अगर आपको हमसे सपोर्ट मिला है तो हम भी आपसे सपोर्ट की आशा रख सकते हैं, और इतना डेडिकेशन बच्चे अपने टीचर्स के प्रति दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा सही विकल्प। बहुत आसान से हैं एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हमने छोटा सा सीरीज लेके आई थी ना ऑब्जेक्टिव की, उसमें भी आपको मिले होंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या रक्तभक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा शाकाहारी। और मेरे को लगता है सारे बच्चे शाकाहारी ही करके आए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, और इसे मैंने इतनी बार बताया है 3 दिन में कि अगर अभी भी किसी ने गलत किया होगा ना तो बाय गॉड, सुबह जो मैंने बात कही थी ना मानव और कपी वाली, तो आप सिद्ध कर दोगे कि आप मानव नहीं कपी हो। ठीक है, तो कौन कौन ये गलत करके आया है वो भी कमेंट करके बताना आप, क्योंकि मेरे को जानना है कि इस क्वेश्चन को मैंने इतनी बार बताया फिर भी किसी बच्चे ने गलत कैसे कर दिया जो हमसे पढ़ रहा है। तो प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ था? पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, टाइफीमुरियम या वाइब्रो कोलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा पेनिसिलियम। प्रथम प्रतिजीविक पेनिसिलियम नामक सूक्ष्म जीव से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था की आयु अवधि कितनी होती है? मैंने जब मानव जनन पढ़ाया है तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्यूबर्टी की एज क्या होती है, हालांकि आप लोगों को पता भी होगी क्योंकि आप उसी एज में हैं। तो किशोर अवस्था की आयु 0 से 11, 12 से 18, 19 से 45 या 45 से 70। तो ये तो शिशु अवस्था है, ये है बेटा किशोर अवस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? लैकोपेरॉन से ये क्वेश्चन आया है। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर आएगा 3। कितने भाग होते हैं? 3। अगला है अंडोत्सर्ग की क्रिया को, एक बार फैक्ट चेक कर ले, यस 3 भाग। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन, हार्मोनल नियंत्रण शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आई होप आपको ये बना होगा क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन अलग से दिए हैं। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन पहला है LH, दूसरा है TSH, तीसरा है ACTH, चौथा है STH। तो इसमें राइट आंसर होगा बेटा LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है। आई होप आपने इसमें भी सही किया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हिंदी में जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, अगर उसने इंग्लिश में इसे पढ़ा होगा तो बन गया होगा। हिंदी में अगर ना भी बना हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेते तो आपसे बन जाता। बीजांड की काया बीजांड ग्रंथ के किस भाग से जुड़ी होती है? पहला है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार से कोई जुड़ी होती है क्या? नहीं। अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट, नो। नाभिका, न्यूसेलस, सॉरी हाइलम, यस। निभाग, चला जा, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीजांड की काया बीजांड ग्रंथ से नाभिका यानी कि हाइलम के द्वारा जुड़ी होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन। शाकाहारी, पेनिसिलियम 12 से 18, 3 भाग, LH और नाभिका। जिसको वहां कंफ्यूजन हो वो यहाँ देख सकता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड के बिना हम टेक आउट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी मेक पीपीटी फॉर यू, और इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम भी लगता है एनालिसिस करवाने में, आपके लिए वीडियोस लाने में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगले क्वेश्चन है सत्य असत्य की बात हम कर लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन जो है वो अभी हमने रिसेंट में जो सॉल्यूशन डाले उससे उठ के आए हैं। पहला है कॉर्पस लुटियम, एज इट इज मैंने ऑब्जेक्टिव में डाला था, ये क्वेश्चन चेक कर लेना जाके। कॉर्पस लुटियम वृषण में पाया जाता है।
क्या कॉर्पस लुटियम वृषण में पाया जाता है? नहीं, ये तो वीमेन का पार्ट है जो कि अंडाशय में होता है, तो ये हो जाएगा बेटा असत्य, फॉल्स। कॉर्पस लुटियम में वृषण में पाया जाता है, असत्य है। दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बना होता है, सही बात है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है, ये सत्य होगा। अगला है, एक बार और आपको नीचे दिखा देती हूँ। अगला, सभी सूक्ष्म जीव रोग जनिकीय नहीं होते। सारे के सारे सूक्ष्म जीव ऐसे नहीं होते जिनसे रोग हो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, तो ये बात भी सत्य होगी। एडीए की कमी का उपचार लसिकाणु के प्रत्यारोपण से होता है। इसको भी अगर यहाँ समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना था। एडीए यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी का उपचार जो है वो लसिकाणु के प्रत्यारोपण यानी कि जीन थेरेपी के द्वारा होता है, ये बात सही है। अगला, मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये भी सत्य है। कल भी पढ़ाया था, परसों भी, 3 दिन से 3 बार में कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुकी हूँ। सुबह भी ये क्वेश्चन रिपीट में आया है। मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, बिल्कुल सही। कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परजीविता का उदाहरण लाइकेन है। नहीं बेटा, लाइकेन जो है वो परजीविता का उदाहरण नहीं है, लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन जो है वो सहजीवित संबंध का उदाहरण है, परजीविता का उदाहरण नहीं है, तो ये लाइन जो है वो गलत हो जाएगी, असत्य। तो अब देख लो, पहला वाला असत्य है, दूसरा सत्य, न्यूक्लियोटाइड वाला सत्य है, सूक्ष्म जीव रोगजनकी वाला भी सत्य है, एडीए वाला भी सत्य है, मलेरिया रोग वाला भी सत्य है, और ये असत्य हो जाएगा। रीजन क्या है? सिम्बायोसिस का उदाहरण परजीवी, लाइकेन जो है वो सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता का उदाहरण है, परजीविता का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, और कमेंट करके मुझे बताते चलो कि आपके कितने सही हैं, और जो मैंने पहले क्वेश्चन डाला था आपके लिए उसका भी मुझे आंसर चाहिए। अब हम आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। वन लाइनर फैक्ट, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया है, जिसमें से मेरे को लगता है ये ऑब्जेक्टिव में कवर किया हमने, इसे भी मैंने बताया है। मेंडेलियन विकार भी आपको पढ़ाए हैं। प्रतिबंधन एंजाइम कल जो परसों कल ही की तो बात है, शायद ऑब्जेक्टिव हमने कल ही डाले हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को 5 टाइम्स हाईलाइट किया है। प्रतिबंधन एंजाइम वाले को ये एक छूट गया, जो कि मे बी आपसे बन भी गया होगा, पढ़े होंगे तो चलो देखते हैं। पहला है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो बेटा बताया था कि बीजांड बीज बनाता है और अंडाशय फल, तो फल की रचना करने वाला भाग क्या है? अंडाशय। कमेंट करो किस किस का अंडाशय सही है। दूसरा, खीस यानी कि कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? तो प्रसव के बाद मादा के स्तन से आने वाला पहला दूध जो है उसे ही खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। प्रसव उपरांत माँ के स्तनों से निकलने वाला पहला दूध खीस या कोलेस्ट्रम कहलाता है। आगे, कोई एक मेंडेलियन विकार लिखिए। तो कोई एक मेंडेलियन विकार की अगर बात करें तो यहाँ हमने 3-3 आपको लिख के दिए हैं। क्या क्या है बेटा? क्या क्या है? तो वर्णानुता है, हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है। मैंने फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया इतनी बार बताया है इनको कि ये मेंडेलियन विकार है, तो इनमें से एक भी आप कोई भी लिख के आए होंगे तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पीछे, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? तो डीएनए को काटने वाला, डीएनए को उसके विशिष्ट अनुक्रम स्थलों से काटने वाला एंजाइम ही है प्रतिबंधन एंजाइम, जिसे हम एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, रासायनिक चाकू भी कहते हैं। तो सब जितनों ने में से पढ़ा है उसने इस क्वेश्चन को गलत नहीं किया होगा, आई होप। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम स्थलों से काटने वाला एंजाइम ही है प्रतिबंधन एंजाइम। और लास्ट क्वेश्चन, संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो 36 इसका राइट आंसर होगा बेटा। 36 हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट संसार में है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आपके सामने है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मिला के टिक आउट करके रख दो। पहले का अंडाशय, दूसरे का प्रसव के बाद माँ के स्तनों से निकलने वाला दूध, तीसरे का है ये तीनों, चौथे का है विशिष्ट स्थानों से काटने वाला एंजाइम, और पांचवे का है 36। तो आई होप आपके पूरे के पूरे सही रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ या आशा करती हूँ, जो भी है व्हाटएवर। चलिए अब हम आते हैं अगले। ये थोड़ा सा ना ऊट पटांग दिया है, अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का वहां यूज करते तो बनता
अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत इस क्वेश्चन में कुछ कुछ बच्चों को हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल सही जोड़ी में पहला है बेटा असंग जनन या एपोमिक्सिस। असंग जनन की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या जिसमें निषेचन जैसी घटना हो या ना हो वाला, तो वो है बेटा घासफुल। तो असंग जनन का आ जाएगा क्या, घासफुल। डार्विन ने गैलपेगो द्वीप पे खोज की थी, है ना, तो डार्विन का आंसर क्या होगा, गैलपेगो द्वीप या गैलापेगो द्वीप जो है वो डार्विन वाले का आंसर है। टोडी जो है, टोडी को ताड़ी भी कहते हैं और ये दक्षिण भारत में ताड़ के पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो टोडी का राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। एगारोज जो है, एगारोज का राइट आंसर क्या होगा बेटा, एगारोज एक समुद्री घास है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में करते हैं। एगारोज का राइट आंसर होगा समुद्री घास। और लास्ट है अप्रधारी, जो सड़ाने गलाने का काम, रक्त पदार्थों को अपशिष्टों में बदलने का काम है, वो कौन करता है, केचुआ। तो अप्रधारी में आ जाएगा केचुआ। ये रहे आपके राइट आंसर। असंग जनन घासकुल, घासकुल में के पौधों में पाया जाता है। डार्विन गैलपागो द्वीप जहां हमने फिंच पक्षियों का अध्ययन किया था। टोडी यानी कि ताड़ी, दक्षिण भारत में ताड़ के पेड़ों से निकाले जाने वाला पेय पदार्थ। एगारो समुद्री घास होती है जिससे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में इसका उपयोग करते हैं। अप्रधारी केचुआ, केचुआ एक अप्रधारी है जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाता है। ये होगा आपका राइट आंसर। यहाँ तक हमारे वन लाइनर यानी कि एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, फिल इन द ब्लैंक, सही जोड़ी, सही विकल्प सारे हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि मेरे को भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया वही आया। अभी 3-4 दिन से जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे भी काफी क्वेश्चन आए हैं, जो हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चलाए थे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। और जितना हमने काफी चैप्टर्स लॉन्ग वीडियोस में नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हमने जितना पढ़ाया बेटा लगभग पूरे क्वेश्चन उसी में से आए हैं। इस बात की मुझे संतुष्टि है कि जो बच्चा हमसे जुड़ा था उसका लॉस नहीं हुआ। खासकर अभी जो हमने रिवीजन सीरीज चलाई थी ना, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये सारे कवर किए हैं, उससे तो काफी कुछ फंसा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि चलो बच्चों का पेपर अच्छा आया था, बहुत अच्छा गया है और दिल से मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। और आप लोग अगर अपनी खुशी हमारे साथ साझा करेंगे तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चन पे, जिसको मैं थोड़ा बहुत ही डिस्कस करूंगी, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, तो एक बार वो भी सुन के जाना ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैडम ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर करवा दी, बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा 2 नंबर का, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा। सिंपल क्वेश्चन पूछा था और अथवा वाला क्वेश्चन भी प्रभावी और अप्रभावी जीन था। तो आई होप इसको आपने किया होगा क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछा था। अगर अगले क्वेश्चन पे आए तो सिंपल ही डीएनए की परिभाषा पूछा है, आपको फुल फॉर्म लिख के इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। अथवा में इसी का भाई आरएनए पूछ लिया है, डीएनए से ही आरएनए बनता है, आरएनए का फुल फॉर्म लिख दो। इतना लिखते तो भी आपको 2 नंबर मिल जाते और इसके टाइप आप लिख देते। आगे आते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पर। तो इतना इजी क्वेश्चन और मैंने ये पढ़ाया भी है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो आपने ऑब्जेक्टिव किए हैं ना, क्या बोलते से सही विकल्प में इनके रोग जनक के नाम लिखे भी हैं। तो निम्नलिखित रोगों के रोग जनक के नाम, तो टाइफाइड का आंसर होगा बेटा साल्मोनेला टाइफी, और ये मैंने परसों के लेक्चर में बताया भी था। और न्यूमोनिया का होगा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जिसने भी इनके रोग जनक के नाम सही सही लिख के आए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में दिए भी थे, उसके पके पकाए 2 नंबर तैयार हो गए। और अगर नहीं तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन ये भी मैंने उस दिन पढ़ाया था, एक कवक प्रजाति का नाम जिसका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में भी किया जाता है और इसकी खोज किसने की, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था आपको कि पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है जिससे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक प्राप्त की गई। और उस एंटीबायोटिक का उपयोग कहाँ करते हैं हम, एंटीबायोटिक प्राप्त की गई और इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो सिंपली 2 लाइनें आपको लिखनी थी कि पेनिसिलियम नोटेटम कवक है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, 2 नंबर आपके बन जाते। और कोई भी अगर आपको याद आए होंगे तो आपने कर दिए होंगे, और भी है लेकिन ये मैंने अब भी पढ़ाया है, कल भी और परसों भी, इसलिए बता रही हूँ। आगे ऊतक संवर्धन के 2 लाभ मैंने बहुत अच्छे से आपको बोला था कि बेटा पढ़ के जाना। टोटिपोटेंसी बार बार बोला था, टिश्यू कल्चर जो है उसके 2 लाभ आपको पढ़ के जाने हैं और इंपॉर्टेंट में भी निकाला है और इसको हमने बताया भी, सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन था। अथवा वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सॉरी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी हमने इंपॉर्टेंट में निकाला था और ये पढ़ाया भी है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव के दो दो लाभ। तो ये इन दोनों में से जो भी आपने किया होगा अच्छा क्वेश्चन, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाते। नीचे वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है सहभोजिता, ये सुबह जो 5 बजे हमने वीडियो डाला ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 2 ही टॉपिक लिए थे इस चैप्टर से, एक सहभोजिता और दूसरा परजीविता। और अच्छी बात है कि सहभोजिता आपको यहाँ देखने को मिल गया, तो जिसने भी सुबह 5 बजे वाला लेक्चर देख के गए थे उनका तो उद्धार हो गया। अब आते हैं बेटा हम अगले उस पे, रुकिए जरा वेट कीजिए, अगली पीपीटी क्या है, हाँ ये अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे सिंपली पूछा है पारिस्थितिक तंत्र के पोषण स्तर, और ये हमने इंपॉर्टेंट में निकाले भी हैं, और साथ में बाह्य स्थानीय संरक्षण, दोनों में से जो भी आपने किया है कमेंट करके आप बता सकते हो। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन डाला है, जिसमें स्कूटेलम जो घास कुल है उसका स्कूटेलम और क्रांकुरचोल मूलांकुरचोल तीनों दिखाते हुए आपको इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। बहुत आसान क्वेश्चन था, जिस किसी ने भी करके आया है अच्छी बात है, उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। फिर अथवा वाला जो क्वेश्चन है बेटा, टाइपिटम हाइलाइटेड टॉपिक है, जो बार बार मैंने आपको बताया है। अग्रपिंडक एक्रोसोम जो कि शुक्राणु का आगे वाला भाग होता है, ये मैंने कल ही आपको बताया था। पीत पिंड यानी कि कॉर्पस लुटियम, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ये तीनों जो है अच्छा क्वेश्चन है, जो इसने 3 नंबर में डाला। आगे के क्वेश्चन आपके सामने हैं, और कुछ क्वेश्चन जो अभी के उससे फंसे हैं मैं आपको वो डिस्कस करने के लिए बता रही हूँ कि आगे हमने जो पढ़ा है अभी 2-3 दिन में उससे और क्या क्या फंसा है, और क्या क्या फंसा है तो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, एंटीबॉडी जो है उस मॉलिक्यूल का नामांकित चित्र, मैंने परसों आपको बताया था इसके बारे में, प्रतिरक्षण का नामांकित चित्र बनवाया भी है। जिस दिन मैंने कैंसर टॉपिक भी पढ़ाया था उस दिन मैंने प्रतिजन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक भी आपको पढ़ाए थे। तो आप बता सकते हो कि हाँ मैडम आपने पढ़ाया है, और हमने पढ़ा भी है और करके आए भी है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है सीधे सीधे। आगे के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मुझे सारे क्वेश्चंस देख के आप कमेंट करके बताओगे कि किसका पेपर कितना अच्छा गया। पेपर बहुत शानदार आया था। अन्य जनन और शुक्राणु जनन में अंतर, बहुत इजी से 4 अंतर आप लिख सकते थे, या फिर अथवा का क्वेश्चन शुक्रजन जो नलिकाएं हैं उसके आरेखीय काट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इन्हें 4 नंबर में डाल दिया। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम मैंने बहुत अच्छे से चेकर बोर्ड की हेल्प से आपको लॉन्ग लेक्चर में समझाया है। बहुत टाइम लगता है इस चेकर बोर्ड को बनाने में, लेकिन फिर भी अगर आपने करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले होंगे। तो आई होप बायोलॉजी का पेपर ऐसा आया था कि बच्चा 70 में से 65 नंबर, 64 नंबर, 68 नंबर जो पढ़ने वाले हैं वो आसानी से ला सकते हैं, और जो बहुत एडवांस है वो तो 70 में से 70 ला लेगा। तो कमेंट करके मुझे बताओ किस किस के कितने नंबर आ रहे हैं, आपको सरल एकेडमी से पढ़ने में कितनी हेल्प मिली, कितना आपके लिए यहाँ की जर्नी बेनिफिशियल रही। साथ ही साथ किस किस को अभी जो 3-4 दिन से हमने सीरीज चलाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उससे हेल्प मिली है, क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहा, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अब है आप लोगों का बेटा केमिस्ट्री का पेपर, सर और मैं दोनों केमिस्ट्री में काम करेंगे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, न्यूमेरिकल्स, क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूले, रिएक्शन जो है, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, हम तीनों पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी गैप है, और इतने गैप में केमिस्ट्री की तैयारी आपकी धांसू हो जाएगी। तो कमेंट करके बताओ किस किस का पेपर अच्छा हुआ है, और सिद्ध कर दो कि मैडम हम मानव ही हैं, कपी नहीं है। सुबह मैंने मानव और कपी में अंतर आपको पढ़ाए थे, और उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोगों के नंबर अच्छे आए, अगर आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए तो आप मानव हो, और बहुत बेकार अगर पेपर गया है तो हमारा दिमाग जो कैपेसिटी है वो 400 से 500 सीसी वाली होगी। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैडम हम मानव है, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। और थैंक यू सो मच सरल एकेडमी से जुड़ने के लिए, हमें इतना क्या बोलते से अप्रोच करने के लिए, हमें इतनी इंपॉर्टेंस देने के लिए, ताकि हम भी आपके लिए कुछ कर पाए। थैंक यू सो मच। आगे हम केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत अच्छी करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो, इसके पैसे नहीं लगते। और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। अगर आपको हेल्प मिली हो सरल एकेडमी से तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए बेटा, हमें सच में आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम शिक्षा जगत में थोड़ा और अच्छा और बेहतर काम कर पाए। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।